हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं? आई होप कि आपको केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर जो है वो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ टर्म्स ऐसे हैं भाई जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, 10th क्लास में आपने शायद नहीं सुनी हुई, उससे पहले कभी नहीं सुनी हो। अभी और भी कुछ नए टर्म्स ऐसे आएंगे जो आप पहली बार सुनोगे, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझोगे, ध्यान से सुनोगे टॉपिक को, तो कोई मुश्किल चैप्टर आपके लिए नहीं रहेगा ये। लेकिन एक अच्छे से अगर समझ बात एक अच्छे से समझने की है बस, कि अच्छे से समझ लीजिए बस। इसके बाद जो चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर मैं आपको शायद इसके बाद करवाऊंगा, वो तो बहुत छोटा चैप्टर है, तो हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे, आप ये देख लीजिए। तो कोई ज्यादा हमने टाइम नहीं लिया चैप्टर करवाने में। हमने जुलाई में क्लासेस स्टार्ट की थी आपकी, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमारे। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक तो हम सारा सिलेबस कंप्लीट आसानी से कर चुके होंगे, ठीक है। फिर भी अगर लगता होगा कि नहीं हो पाएगा तो कोशिश करेंगे जल्दी करने की, बट मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम तक तो मैं अच्छे से सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा, अगर कंटिन्यूटी मेरी बनी रही तो। वो डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप कितना रिस्पॉन्स मुझे देते हो। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता रहेगा तो मैं कंटिन्यू रहूंगा, नहीं आता है तो शायद मेरा थोड़ा सा मन बैठ जाए कि बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है ऐसे लगे रहने का, है ना। चलिए जी, वो तो बाद की बात है, फ्यूचर की बात है। फिलहाल तो जिस पे चल रहे हैं उसको पढ़ते हैं। तो लास्ट हम टॉपिक कर रहे थे अबाउट द आयनिक बॉन्ड, और मैंने आयनिक बॉन्ड में आपको बताया था कि किन कंडीशंस की वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। और उसमें मैंने आपको 2 कंडीशन तो करवा दी थी, समझा दी थी अच्छे से। एक तो मैंने आपको बता दिया था अबाउट द कि आयनेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, वो हमें देनी बहुत कम पड़े, मतलब किसी एटम को। और एक आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मिलनी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। अगर ये 2 सिचुएशन को फेवर कर रहे हैं, एक केटायन बनाने का फेवर है और एक अनायन बनाने का फेवर में है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर आयनिक बॉन्ड आसानी से बन सकता है। लेकिन अब एक थर्ड फैक्टर जो आपको मैंने बताया था, आज हमें उसको समझना अच्छे से, उसी पे आज का हमारा पूरा टॉपिक हो सकता है भाई, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आज उसको हम करते हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर आपको बताया था लैटिस एनर्जी क्या होता है, ठीक है। लैटिस एनर्जी ये बहुत मेजर रोल अदा करती है आयनिक बॉन्ड बनाने में भाई। इसके बिना तो हम कंसीडर नहीं कर सकते कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको तो बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। कैसे देखिए, लैटिस का मतलब मैं आपको मतलब बता दूं, आपके साथ नया वर्ड हो ये। लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट से, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, उसको बोल देते हैं लैटिस, ओके। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लैटिस। तो लैटिस का मतलब है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हो रखी है। अब मैं समझाता हूँ क्या करना है आपको। देखिए, हमने कैटायन बना लिया, इलेक्ट्रॉन उसका निकाल के हमने कैनायन बना लिया, लेकिन हम दोनों को पास पास लेके आना है, और इस तरीके से पास लेके आना है। अब देखिए, किसी भी एलिमेंट में कोई एक एटम तो होगा नहीं, या एक एक कैटायन या एक एनायन तो होगा नहीं, बहुत सारे कैटायन और बहुत सारे एनायन होंगे ना। अब मैं किसी एलिमेंट को गर्म कर रहा हूँ, मान लीजिए सोडियम का एलिमेंट ही है। अब सोडियम अगर इतना टुकड़ा लेता हूँ, तो इतने से टुकड़े के अंदर भी बहुत सारे एटम होंगे, तो बहुत सारे कैटायंस बनेंगे, बहुत सारे एनायंस बनेंगे। Cl को अगर लेता हूँ दूसरी तरफ में, तो उनको फिर अरेंज भी करना जरूरी है भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि वो झुंड सा बना लेंगे, अब झुंड में तो कोई फायदा नहीं है ना। स्टेबल कंपाउंड होने के लिए क्या जरूरी है कि कोई आयनिक कंपाउंड अगर स्टेबल, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पार्टिकल्स सब एक अच्छे से ऑर्डर में अरेंज हो, एक पैकिंग अच्छी सी हो, सिस्टमेटिक तरीके से हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए स्कूल असेंबली है, स्कूल असेंबली में आप, स्कूल असेंबली होने से पहले, बेल होने से पहले आपके स्कूल असेंबली की, सारे बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं असेंबली ग्राउंड के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसी बेल होती है तो फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है अपने क्लास के अकॉर्डिंग लाइंस में अरेंज हो जाते हैं, तो अरेंजमेंट हो जाती है ना, वो देखिए वो अरेंजमेंट हो गई। वरना तो पार्टिकल ऐसे ही थे, है ना। वो बेल बजी तो बेल बजने की वजह से सारे पार्टिकल क्या हो गए, सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, अरेंज हो गए, है ना। वही बात यहाँ कह रहा है कि हमने बहुत सारे कैटायंस को और बहुत सारे नायंस को बना तो लिया, लेकिन अब उनकी उनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, एक कंपाउंड फॉर्म करना है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे एन ए पॉजिटिव पड़े हैं भाई, बहुत सारे मेरे पास एन ए पॉजिटिव तैयार हो गए इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत सारे एन ए पॉजिटिव मेरे पास तैयार हो गए। इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे Cl नेगेटिव तैयार हो गए, ठीक है। इस तरह मेरे पास बहुत सारे Cl नेगेटिव तैयार हो गए, लेकिन इनसे NaCl तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि अभी तक NaCl कुछ बना के नहीं बना है ना। मतलब एक Na और एक Cl को तो आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। तो अगर देखिए इसको मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे फिर यहाँ Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, है ना। अब कुछ अरेंजमेंट दिख रही है, देखो। अब ये पूरा एक NaCl तैयार हो गया, फिर एक NaCl तैयार हो गया, फिर एक NaCl तैयार हो गया,
ऐसे ये बोल सकते हैं, यहाँ से ये बोल सकते हैं, यहाँ से ये बोल सकते हैं, यहाँ से, तो देखिए इसमें NaCl तैयार हो गया हमारे, है ना, तो एक अरेंजमेंट हो गई पार्टिकल्स की। तो ऐसी अरेंजमेंट करते टाइम क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो बहुत बढ़ जाता है, पार्टिकल बहुत पास हो जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी जो है कम होती जाएगी। जितना फोर्स बढ़ेगा मतलब जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, केमिकल बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो जितना केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतनी पोटेंशियल एनर्जी मतलब कम होती जा रही है ना। तो इसमें होता क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। अब वो एनर्जी अगर कम हो रही है, घट रही है, तो वो एनर्जी जा कहां रही है, मान लीजिए मेरे पास पहले 50 की एनर्जी थी, लेकिन जैसे अरेंजमेंट करनी स्टार्ट की 50 से 25 पे आ गई, तो बाकी की 25 कहां गई, वो एनर्जी क्या कर दी, वो एनर्जी उन्होंने रिलीज कर दी, जाने दे भाई हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें अपनी अरेंजमेंट कर ली है, हमने उस एनर्जी को रिलीज कर दिया। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी एनर्जी को क्या बोल रहे हैं हम, लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। तो लैटिस एनर्जी कब मिलेगी हमें, जब पार्टिकल्स क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है, कम से कम कितने, अगर गिनो बैठ जाऊं भाई कितने Na होने चाहिए, 1 मोल, कितने Cl होने चाहिए, 1 मोल, तो 1 मोल Na पॉजिटिव, 1 मोल Cl नेगेटिव, तो NaCl कितने बनेंगे, एक ही मोल बनेंगे। तो 1 मोल NaCl बनाने के लिए, कोई भी कंपाउंड हो, NaCl तो क्या जरूरी है कि 1 मोल कंपाउंड बनाने के दौरान जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, जितनी अच्छी अरेंजमेंट होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी घट रही है मतलब उसने उतनी एनर्जी अपनी रिलीज कर दी, मतलब लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। मतलब जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी हमें मिलेगी उतना आयनिक कंपाउंड स्टेबल बनेगा, उतना आयनिक बॉन्ड स्टेबल बनेगा। रीजन क्या है, समझ में आ गया क्यों है ऐसा, वो क्लियर हो गया। चलिए जी, तो लैटिस एनर्जी की मैं आपको डेफिनेशन जो है वो लिख के दिखा देता हूं कि लैटिस एनर्जी बेसिकली होती क्या है, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of compound, ठीक है, when 1 mole of compound is formed by the, is formed by the interaction of constituent, interaction of constituent gaseous cations and anions। ठीक है, समझ में आ गई बात। कैटायंस और एनायंस की जब इंटरेक्शन होगी उस दौरान जो एनर्जी रिलीज की जाएगी उससे 1 मोल कंपाउंड बनाना है भाई हमें, उसको बोलते हैं हम उसकी लैटिस एनर्जी। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हाइयर द लैटिस एनर्जी, हाइयर द लैटिस एनर्जी greater will be the, greater will be the force of traction and so more stable will be the ionic bond, आयनिक बॉन्ड। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, कि जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना केमिकल बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। देखिए दो चीजें होती है भाई, अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो उसके साथ हमेशा आप प्लस साइन लगाओगे। मान लीजिए मैंने किसी को 50 जूल एनर्जी दी तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे 50 प्लस, और अगर हमें किसी से एनर्जी मिल रही है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम नेगेटिव साइन शो करते हैं। ये हम शो करते हैं जब हम एनर्जी देते हैं किसी को, एब्जॉर्ब की जाती है जब एनर्जी, जब कोई चीज एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो उसके आगे लिखेंगे प्लस, और अगर कोई चीज एनर्जी रिलीज करती है तो उसके आगे लिखेंगे हम माइनस। तो माइनस शो करता है रिलीज के लिए, प्लस शो करता है एब्जॉर्ब के लिए। तो लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होती है। इसका सिंबल हम यूज करते हैं कैपिटल यू यहां पर, ठीक है, तो माइनस में हम लिखते हैं माइनस यू। भाई कितनी रिलीज हुई, जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना स्टेबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा और समझते हैं भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखिए होता क्या है, होता ये है कि हमारा जो ये आयनिक बॉन्ड है एक्चुअल में ये एक तरह का कूलाम फोर्स है। आयनिक दो आयंस के बीच में फोर्स लगता है उसको कूलाम फोर्स बोलते हैं। और जो कूलाम फोर्स आपका होता है वो आपका होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। डिपेंड करता है एक तो चार्ज कितना है कैटायन और एनायन पे, Q1 और Q2 उनके प्रोडक्ट, और डिपेंड करता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, लैटिस एनर्जी पे। इसका मतलब लैटिस एनर्जी किस बात पे डिपेंड कर रही है, लैटिस एनर्जी जो आपकी है वो आपकी एक तो डिपेंड करती है साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। जितना साइज छोटा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कैटायन की, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है वो आपका करती है सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन द कैटायन। जितना कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा क्योंकि अरेंजमेंट उतनी ज्यादा होगी अच्छे से, ठीक है। और लैटिस एनर्जी जो आपकी है, अब यहाँ पे डी कैसे निकालोगे आप, डी का फॉर्मूला होता है भाई रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, तो ये डी के बराबर होती है। मतलब ये कैटायन हो गया और ये आपका एनायन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो डी होती है। तो ये आर ई हो गई और आर ई हो गई, ठीक है। तो ये आर बी मान लिया हमने या आर ए मान लिया हमने। तो लैटिस एनर्जी एनायन की बात करें तो एनायन के साइज पे डिपेंड करती है, जितना साइज बड़ा होगा, ठीक है। और चार्ज पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑन कैटायन, सॉरी चार्ज ऑन एनायन, चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के भी, ठीक है। तो इन बातों से हम बता सकते हैं कि कौन कितना कंपाउंड ज्यादा आपका आयनिक होगा, ओके। तो एक तो ये फैक्टर हमें अच्छे से समझना है, इसको आज से बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक का फजान रूल आएगा आपका एक, वो हम पढ़ेंगे आगे से, बट अभी फिलहाल के इतना काफी है। एक दो फैक्टर और है भाई जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तीन ही है, बट मैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ अच्छे से। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा पहला स्टेप था, पहला स्टेप आयनेशन एनर्जी वाला, उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उस केस में एनर्जी दी जा रही है ना, उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं तभी ताकि वो हमें इलेक्ट्रॉन दे। दूसरा स्टेप जो था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, उसमें हम एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना हमें फायदा है। जो थर्ड स्टेप आपका है लैटिस एनर्जी, वहां भी हमें एनर्जी मिल रही है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों का सम इससे ज्यादा आ जाए, इन दोनों का सम इससे ज्यादा आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस केस में आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा। कोई भी चीज है भाई, हम कोई भी चीज चेंज करवा रहे हैं तो हम करवा रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, हमें देनी ना पड़े एक्स्ट्रा। तो यहाँ भी हमें एनर्जी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ देनी पड़ रही है। तो अगर मिले ज्यादा देनी कम पड़े, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सम अगर ज्यादा आता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी से, मतलब नेगेटिव ज्यादा आएगा पॉजिटिव कम होगा, ये ना, रिलीज ज्यादा होगी देनी कम पड़ रही है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि आपका आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे से बन सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई, किसी भी कंपाउंड को अगर हमें आयनिक बनाना है या आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो आपको कहता है कि सम ऑफ द लैटिस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन द आयनेशन एंथैल्पी। मतलब एनर्जी रिलीज जो हो रही है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब के, ओके। ये आपका फैक्टर थे तीन। इसके अलावा दो फैक्टर और हैं भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी बहुत काम आएंगे आपके वो क्वेश्चंस करने में। देखिए, अब अगर आपको सीधा पहचान करना हो ना कि किसके बीच में आयनिक बॉन्ड बन सकता है, तो आप एक चीज देख लीजिए, एक तो होना चाहिए मेटल और एक होना चाहिए नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। अब मेटल कैसे पहचान करेंगे मेटल है कि नहीं है, जिन एलिमेंट के पास एक, दो या तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिन एलिमेंट्स के पास एक, दो या तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मेटल में आते हैं, और जिनके पास 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नॉन मेटल में आते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एलिमेंट जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है या 5 है,
तो ये सभी के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकता है। सेम बात हम दो के लिए कर सकते हैं कि दो वाला भी बना सकता है भाई सबके साथ, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। और थर्ड वाला जो वो भी बना सकता है सबके साथ, ठीक है। तो ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई कि दो एलिमेंट हम ले रहे हैं, एक एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वन टू या थ्री, और दूसरे एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5 6 या 7, तभी वो एक दूसरे के साथ मिलके आयनिक बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। जिसे हम एग्जांपल लेते हैं बार बार। आप Na को देखिए, Na के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 281, एक ही होता है ना, 281 तो एक ही होता है। और क्लोरीन के पास 287 तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है, आयनिक बॉन्ड बन सकता है। क्लियर हो गया। तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बात पर डिपेंड करता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वैसे तो ये बहुत आसान सी टर्म है, किसी भी एटम की किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए है तो वो क्या करता है, वो उस एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में पड़े हुए हैं, शेयरिंग कर रहे हैं वो, लेकिन शेयरिंग करते करते क्या होता है, शेयरिंग करते करते एक एटम के मन में लालच आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसी भी बॉन्डेड एटम की किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना तो आसान सी डेफिनेशन है। तो किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है, उसकी ताकत कितनी है खींचने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दो एलिमेंट हैं, जैसे Na और Cl की बात करते हैं या Na और F की बात करते हैं, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हर एक की अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो अराउंड कितनी होती है, 2.1 के आसपास आई थिंक होती है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। जो आपके सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो आपका 0.9 होता है भाई, 0.9, ठीक है। और जो आपका फ्लोरीन है उसका आपका होता है अराउंड 4 के आसपास होता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3.1 का। अगर दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अराउंड 2 के आसपास है, 2 ही कह लीजिए, 2.1 कह लीजिए, अगर आपके दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 2 है तो वो आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 3.1 है भाई, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता जाएगा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनता जाएगा स्टेबल। तो कम से कम 2 का डिफरेंस तो होना चाहिए। अगर 2 से नीचे आ गए हम, तो 2 से नीचे आने पर वो आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे भाई जो आपको हेल्प करते हैं ये बताने में कि भाई आयनिक बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर। चलिए इसको साफ करते हैं। अब आपको आज का एक टॉपिक और करवाता हूँ आसान सा, इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूमेरिकल आते हैं। ये टॉपिक आपका नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, 6 चैप्टर, वहां भी आ सकता है दोबारा से, लेकिन यही इसको अच्छे समझो कि यहाँ इसका यूज है भाई, वहां भी यूज है बट यहाँ ज्यादा यूज है, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं फिर आपको वो टॉपिक आज करवाते हैं। 11th 12th के बच्चे जो है, 12th के बच्चे तो मुझे कमेंट्स में कुछ ना कुछ बता ही देते हैं, कभी ना कभी बोल देते हैं कुछ ना कुछ। 11th के बच्चों तो बिल्कुल कसम खा रखी है कि हमें तो कमेंट बात ना कमेंट करने हैं ना लाइक करना है, बस चुपचाप सुन लेना है, अपना काम निकलवाना है, काम निकला और काम खत्म। हमें ना कमेंट से मतलब है, ना हमें लाइक से मतलब है, ना हमें शेयर से मतलब है, कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ देखना देखना होता है ना। 12th वाले फिर भी थोड़ा सा रहते हैं उनके, कभी कभी कमेंट कर देते हैं, बता देते हैं सर हाँ ये ऐसे हुआ था, सर ये ऐसे हुआ था। आप तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। चलिए भाई मर्जी आपकी। अच्छा देखिए, हम लैटिस एनर्जी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं भाई, किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए हम
लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, खासकर आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, क्योंकि लैटिस एनर्जी हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, NaCl के लिए करके देखेंगे हम, फॉर NaCl एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो NaCl का ले रहे हैं भाई, ठीक है। और इस कैलकुलेशन में हम एक साइकिल यूज करते हैं, एक तरीका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बोर्न हाइबर साइकिल। इस प्रोसेस की हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से हम इनडायरेक्टली लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली वर्ड यूज किया है मैंने, इनडायरेक्टली। और ये साइकिल डिपेंड किस पे है, बेस किस पे है, बेस्ड ऑन द हेस्ला। अब हेस्ला क्या होता है ये आपको अभी नहीं बता रहा, ये आपको हम बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। बट फिलहाल मैं आपको बोर्न हाइबर साइकिल समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमें NaCl के लिए लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप वन होता है हमारा जो सोडियम एटम है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, तो पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे गैसियस फॉर्म में, ठीक है। ये स्टेप ऐसे ही करना है हर आयनिक कंपाउंड के लिए, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो तो हमें यहाँ पे सोडियम सॉलिड है तो उसको गैस में ले रहा है, अगर गैस पहले से गैस है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने गैस को लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी उसको देंगे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी से भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सब्लिमेट हो गया ना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि हमने इसको हीट दी है तो साइन कैसा आएगा इसका, इसको हम सिंबल देते हैं भाई डेल्टा एच और यहाँ लिखते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। क्योंकि हमने इसको हीट दी है, इसने एब्जॉर्ब करी है, इसका मतलब साइन आएगा पॉजिटिव, क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, फिर सेकंड स्टेप क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप हमें ये करना है भाई, अब जो हमारे पास ये गैसियस एटम मिल गया, इस गैसियस एटम को हम कन्वर्ट करेंगे कैटायन में, तो ये बन गया कैटायन। और ये क्या लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, उसको बोलते थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये भी कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हम दे रहे हैं, है ना। अच्छा जी, स्टेप थर्ड, अब उठाते हैं क्लोरीन को, तो ये रहा क्लोरीन, इसको डिसोसिएट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, तो दो क्लोरीन बनेंगे, तो जितनी हीट निकलेगी वो तो हमें दो के लिए देनी पड़ी, हमें निकालनी है एक के लिए। किसी भी मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक करना उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, लेकिन यहां पर जो डिसोसिएशन एनर्जी निकलेगी वो दो के लिए निकलेगी ना, दो बने हैं, हमें तो एक के लिए निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, पर मोल हो जाए, ये 2 मोल्स के लिए निकली है, हमें 1 मोल के लिए निकालनी है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो गया, ये गैस ही होती है और ये भी गैस ही रहती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जो ये Cl एटम बना है ये क्या करता है, ये जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, उसको क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और कोई रिलीज करेगा तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 4 स्टेप समझ में आ गए, क्लियर है। देखिए अब मेरे पास कैटायन भी अवेलेबल है, एनायन भी अवेलेबल है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अब एक दूसरे में अरेंज होंगे, अरेंज होंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। अरेंज होने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहेंगे लैटिस एनर्जी, या सिंपल हम यू भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। और उसका वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्लियर। अच्छा जी, अब हेस्ला कहता है कि रिएक्शन को चाहे इतने स्टेप में कर लो चाहे एक स्टेप में कर लो, टोटल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो इक्वल आएगा, ये हेस्ला है भाई। कहीं किसी रिएक्शन को चाहे 20 स्टेप में कर लो, किसी रिएक्शन को चाहे एक स्टेप में कर लो, एक ही रिएक्शन को चाहे 20 स्टेप में कर लो चाहे एक स्टेप में कर लो, टोटल जितना एनर्जी में चेंज आएगा वो दोनों में सेम आएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट NaCl बनाता, अगर मैं डायरेक्ट NaCl को फॉर्म करता, ये तो इंटरेक्ट किया ना हमने, अगर मैं डायरेक्ट करता क्या होता, Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ठीक है, इसको 1/2 कर लो भाई, यहां से बनता NaCl, ये डायरेक्ट होता है। इसके दौरान क्या निकलती, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो ये निकलती है हीट। यहां भी क्या होगा, यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो भी मान ली कितनी हमने, नेगेटिव मान ली, कुछ ना कुछ वैल्यू, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू नेगेटिव मान ली हमने। कहने का मतलब ये कि जितना चेंज यहाँ आएगा उतना ही चेंज इन सबका इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि डेल्टा HF जो है हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो इक्वल होना चाहिए डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनेशन एंथैल्पी प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2 प्लस
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस इन सबका सम होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इसलिए है भाई कि रिलीज किया कि एब्जॉर्ब की है। ओवरऑल तो हम एनर्जी निकालना कितनी दी कितनी, टोटल का काट पीट के हमारे पास ही आएगा, वो तो बाद में हम साइन यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहां से हमें निकालना क्या है, यू निकालना है। तो अगर यू निकालना है तो इस बाकी सारी टर्म को इसमें से माइनस कर देंगे, तो डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनेशन एंथैल्पी प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय में 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया निकालने का इंटरनल एनर्जी का विद द हेल्प ऑफ बोर्न-हाइबर साइकिल। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल मिलता है, उसमें आपको डिफरेंट वैल्यू दे रखी होती है, बस फॉर्मूला पुट करनी है और क्वेश्चन करना है। क्लियर? तो ये था आपका बोर्न-हाइबर साइकिल, ठीक है। इसके लिए मैं न्यूमेरिकल लिख के जा रहा हूं, आप खुद ही ट्राई कीजिएगा न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले की हेल्प से, और फिर मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ कमेंट्स के अंदर, ठीक है। चलिए तो साफ करते हैं और आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है वो क्वेश्चन बोर्न-हाइबर साइकिल के ऊपर, एक ही क्वेश्चन दिया मैंने आपको, बस ये एक क्वेश्चन ही आपको अच्छे से ट्राई करना है। ट्राई सिर्फ इसलिए करना ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कैसे कैलकुलेशन करनी है, और मुझे इसका आंसर जो है वो वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा भाई क्या आंसर आया सर हमारा। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद फिर हम चलिए जी। तो आज का टॉपिक हमारा था लैटिस एनर्जी से रिलेटेड और आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल वाला भी, अच्छे से आइएगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, काम आएगा आपके, और बने रहिए कैमेरा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।